Hello, dear student. How are you? I hope you that will be safe at your home. So guys, listen me very carefully. तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में बहुलक चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा है पॉलीलैक्टिक अम्ल। वो कैसे बनाते हैं, उसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? शल्य चिकित्सा के अंदर टाँके लगाने में करते हैं, बायोप्लास्टिक बनाने में करते हैं। ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड दो तीन बहुलक अपने पास और बचे हुए हैं जिनको अपन आज यहां कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास जो बहुलक अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ सकते हैं, जैसे पोली कैप्रोलैक्टोन। तो पॉलीकैप्रोलैक्टोन एक देखिए अपन ने पढ़ा है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो था उसकी एकलक इकाई कौन थी? कैप्रोलैक्टम। और इसकी एकलक इकाई कौन बनेगी? कैप्रोलैक्टोन बनेगी। दोनों मिलती जुलती हैं। याद रखने का एक तरीका है कि नाइलॉन 6 के अंदर अपने पास जो एकलक इकाई है उसमें टोटल कार्बन कितने आते हैं? 6 कार्बन आते हैं। उसी से मिलती जुलती इकाई ये भी है, कैप्रोलैक्टोन। इसमें भी टोटल कार्बन अपने पास कितने आने हैं? 6 ही आने। तो जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है कि ये एक CH2 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 1 2 3 4 5 6 और यहां ऑक्साइड बॉन्ड आ जाएगा। नाइलॉन 6 के अंदर जो कैप्रोलैक्टम अपन यूज करते हैं वहां पर यहां अपने पास कौन सा बॉन्ड आता है? एमाइड बॉन्ड आता है और यहां एस्टर बॉन्ड है। ये इसमें डिफरेंस है थोड़ा, ठीक है। इस प्रकार से करके आप दोनों इकाइयों को याद रख सकते हो। तो पॉलीकैप्रोलैक्टोन जो है इसकी इकाई अपने पास बन गई कैप्रोलैक्टोन। बहुलक बनाना बिल्कुल सिंपल हो गया अपने लिए। अपन क्या कर देंगे, यहां से इस एस्टर बॉन्ड को अपघटित कर देंगे। तो अपने पास इसका जो बहुलक बनेगा वो क्या बन जाएगा? देखो यहां से आप इसे ब्रेक कर दो। जैसे आप इसे यहां से ब्रेक करोगे तो आप ये रख लो या ये रख लो। सबसे पहले जैसे मैं ये रख लेता हूं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। चाहे आप इस सिरे से लिखना शुरू कर दो, चाहे यहां से शुरू कर दो। अब इसके जस्ट बाद कौन है? CH2 1 2 3 4 और 5 है। तो यहां मैं 4 लिख देता हूं, वैसे 5 भी लिख सकते हो। 4 में इसलिए लिख रहा हूं ताकि थोड़ा ठीक लगे मेरे को, ये ऑक्सीजन अलग निकलता हुआ। और अगर आप इसे यहां 5 करते हो तो आप डायरेक्टली ऑक्सीजन यहां डाल दो, दोनों ही ठीक है। तो ये बन गया अपने पास पॉलीकैप्रोलैक्टोन। ठीक है। तो मैंने अपना काम क्या बचा था? एकलक इकाई अगर अपने को पता है तो अपन इजीली उसका बहुलक बना सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट तो अपने पास होता है कि इसकी एकलक इकाई बतानी है अपने को कि किससे बना है। दूसरे पॉइंट में अपने को उसका समीकरण डालना था और तीसरे पॉइंट में उसका कोई उपयोग आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिख दोगे कि यह एक पॉलीएस्टर बहुलक है जो कैप्रोलैक्टोन एकलक इकाई के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद आप इसका ये समीकरण डाल देंगे। समीकरण लिखने के बाद फिर अपन इसके उपयोग की जब बात करेंगे तो यहां देखिए इसका एक उपयोग जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये है कि मानव के अंदर अगर आपको नियंत्रित दवाई मानव शरीर में अगर प्रवेश करवानी है, नियंत्रित ड्रग रिलीज अगर आपको करवाना है, तो उसके लिए पॉलीकैप्रोलैक्टोन से बने कैप्सूल अपन यूज करते हैं। देखिए मेडिसिन अपने पास दो टाइप की, कई प्रकार की होती है वैसे तो, लेकिन इजीली अपन इन चीजों को देखते हैं। एक तो अपने पास डायरेक्टली टेबलेट आती है, किसी रोग होने के दौरान अपन उसे यूज करते हैं, और एक कुछ कैप्सूल आते हैं। कैप्सूल
का जो बाह्य आवरण है वो मोस्टली बेटा किसका बना हुआ है? पॉलीकेप्रोलैक्टोन का बना हुआ है। उसके अंदर फिर मेडिसिन होती है, कोई दवाई, अन्य प्रकार की ड्रग या दवाई होती है। तो इस कैप्सूल का यूज किया कब जाता है कि जैसे कोई औषधि जो है वो काफी पावरफुल है और अपने शरीर में एक साथ उसका कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, अगर ज्यादा मात्रा में वो जा रही है तो इसलिए उससे बचाव हेतु क्या करते हैं कि अपने शरीर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो ड्रग प्रवेश करे। तो उसके लिए देखिए दो ऑप्शन अपने पास हैं, या तो अपन उस औषधि की क्वांटिटी बहुत ही कम दें, और दूसरा ऑप्शन अपने पास ये पॉलीकेप्रोलैक्टोन वाला है। तो जब ये ऑप्शन अगर अपन यूज करते हैं तो उस समय अपन क्या करते हैं, उस कैप्सूल के अंदर मेडिसिन भरा हुआ है। अब जैसे इस कैप्सूल को मानव ग्रहण करता है तो ये जो पॉलीएस्टर इकाइयां हैं मानव शरीर में जाने के बाद ये धीरे धीरे अपघटित होती है, एक साथ नहीं टूटेगी, धीरे धीरे। तो जैसे थोड़ी मात्रा में टूटेगी उस समय थोड़ी मात्रा में यहां से ड्रग बाहर आ जाएगा, वो अपना काम करेगा शरीर में जाके। उसके बाद और टूटेगी और ड्रग अंदर जाएगा। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि मानव शरीर में नियंत्रित औषध पहुंचाने के लिए पॉलीकेप्रोलैक्टोन से बने कैप्सूलों का उपयोग किया जाता है। तो आप यहां लिख सकते हो उपयोग में कि मानव शरीर में नियंत्रित ड्रग पहुंचाने के लिए पॉलीकेप्रोलैक्टोन से बने कैप्सूलों में विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। और अगर ये भी क्वेश्चन यहां बन सकता है कि ये नियंत्रित ड्रग मानव शरीर में कैसे पहुंचा सकता है, तब आप उसमें बता सकते हो कि पॉलीकेप्रोलैक्टोन से बने कैप्सूल मानव शरीर में जाकर इनके अंदर जो पॉलीएस्टर श्रृंखलाएं हैं उनका धीरे धीरे अपघटन होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो कम मात्रा में मानव शरीर तक मेडिसिन पहुंच पाती है। तो ठीक है बच्चों, ये आपका पॉलीकेप्रोलैक्टोन। नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ सकते हैं पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल PGA कर देता हूं, ठीक है। तो ये पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल जो है तो इसकी एकलक इकाई कौन बन जाएगी अपने पास? ग्लाइकोलिक अम्ल बन जाएगी। अब इसे भी देखिए याद रखने के लिए जो पॉलीलैक्टिक अम्ल आपने पढ़ा है उसकी इकाई और इसकी इकाई लगभग मिलती जुलती है। वो किस तरीके से मिलती जुलती है वो मैं अब भी आपको बता देता हूं। ये इकाई अपन किस में यूज की थी अपन ने? पॉलीलैक्टिक अम्ल के अंदर। अगर मैं इनको यहां से हटा देता हूं तो ये बच्चों आपके पास ग्लाइकोलिक अम्ल की इकाई बन जानी, ठीक है। तो ये अपने पास हो गई ग्लाइकोलिक अम्ल की एकलक इकाई। अब आप इसका बहुलीकरण कर दोगे, क्लियर। बहुलीकरण करने के उपरांत आपको करना वही है, इस एस्टर बॉन्ड को तोड़ दो। जैसे आप इस एस्टर बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो जैसे मैं ये लिखूं तो मेरे पास आ गया O के जस्ट आगे CH2, CH2 के आगे C डबल बॉन्ड O, फिर वापस ऑक्सीजन CH2 C डबल बॉन्ड O। समझ में आ गया आपके? मैंने सिर्फ यहां से ब्रेक किया, सबसे पहले O लिख दिया, CH2 लिख दिया, C डबल बॉन्ड O लिख दिया है, O लिखा, फिर आगे वाला CH2 लिखा, फिर C डबल बॉन्ड O लिखा। तो यहां भी देखिए बच्चों ये इकाई रिपीट हो रही है, ये वाली और ये वाली सेम है। तो अपन क्या करेंगे, जो रिपीट इकाई है उसी के बाहर बहुलक बनाएंगे। तो ये अपने पास बन जाएगा
पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। तो ये भी क्या है, पॉलीएस्टर है। तो सबसे पहले अपन बता देंगे कि यह एक पॉलीएस्टर बहुलक है जो ग्लाइकोलिक अम्ल के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। क्लियर। इसके बाद क्या बचा, इसके उपयोग। तो इसका उपयोग देखिए बच्चों, ये जो है ये जल के अंदर विलयशील बहुलक है, जल में घुल जाता है, विलय हो जाता है। तो और काफी मजबूत रेशा है। ठीक है। अब मजबूत रेशा है तो शल्य चिकित्सा के अंदर टांके लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये टांके स्वतः गल जाते हैं। देखिए आजकल इसी का यूज होता है। पुराने समय में, ज्यादा पुराने की नहीं बात करूंगा, लेकिन उस समय क्या होता था, जैसे कोई घाव वगैरह हो जाता था या कोई टांके लगाने की अगर आवश्यकता होती थी शल्य चिकित्सा के दौरान, तो कुछ समय उपरांत उस मरीज को वापस हॉस्पिटल में जाके उस टांकों को खुलवाना होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल वो टांके स्वतः गल जाते हैं। तो स्वतः गल जाते हैं, इसका मतलब वहां किसका यूज हो रहा है, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल का यूज हो रहा है। तो आप इसमें उपयोग में क्या बता दोगे कि यह एक मजबूत रेशा है, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में स्वतः गलने वाले टांके लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो यह आपका पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। अब अपन नेक्स्ट बहुलक की अगर अपन बात करें तो जैसे अपने पास आ जाता है PHBV, ये भी एक पॉलीएस्टर बहुलक है। तो इससे कई बार इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है अपने पास पॉली हाइड्रोक्सी को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। तो यहां देखिए इसकी जो एकलक इकाइयां हैं वो अपने पास आती हैं। एक तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, बाद में अपन चेंज कर लेंगे इसको। ठीक है। तीन हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक अम्ल। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा के लिख दूं, HOCH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सेम ही है, सिर्फ मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, OH को यहां ले लिया, CH3 को यहां ले लिया। नेक्स्ट इकाई अपने पास आ जाएगी CH3 CH2 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक अम्ल। इसको भी मैं ऐसे घुमा के लिख देता हूं, CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए एक इकाई तो मेरे पास बन गई, क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, और एक इकाई मेरे पास आई है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। क्लियर। अब अपन इसका बहुलक बना देंगे जो आपको अच्छे से आता है। OH दिख रहा है तो किसको हटा दूं, H को। कार्बोक्सिलिक अम्ल दिखा, किसको हटा दूं, OH को। यहां से H और यहां से
OH। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं इस H को हटाता हूं तो मेरे पास क्या बचा है, O, CH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O। H है गया, यहां से OH हटा, सिमिलर यहां से H हटेगा, H हटेगा तो कौन बचा, O बचा, तो O को मैं यहां जोड़ देता हूं, CH, CH2, CH3, आगे क्या है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O, आगे आपका H2O। अब ये बन गया अपने पास अपना बहुलक। तो क्या लिख देंगे अपन, यह एक पॉलीएस्टर जैव निम्नीकृत बहुलक है जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। और उसके बाद आप इसका ये समीकरण डाल दोगे, ठीक है। इसके उपयोग अपने सिलेबस अकॉर्डिंग है नहीं, नायलॉन 2, नायलॉन 6 एक और आएगा इसके बाद, उसके इंपॉर्टेंस भी अपने नहीं दिए हुए हैं। तो ये क्लियर हुआ आपका। अब लास्ट बहुलक अपने पास बचा है नायलॉन 2, नायलॉन 6, मतलब बच्चों एक पॉलीएमाइड जैव निम्नीकृत बहुलक बनने वाला है, नायलॉन 2 और नायलॉन 6। तो इसकी जो एकलक इकाइयां हैं वो एक तो है अपने पास ग्लाइसिन और एक है कैप्रोइक अम्ल। एमिनो कैप्रोइक अम्ल, ठीक है। तो देखिए ये नंबर ऑफ कार्बन बताएंगे, तो मतलब ग्लाइसिन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने अपने पास, 2 है। और अपन जानते हैं कि ये सबसे सरल एमिनो एसिड है, तो मैं यहां डाल देता हूं HNCH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया आपके पास ग्लाइसिन। एमिनो कैप्रोइक अम्ल की अगर मैं बात करूं, कैप्रोइक अम्ल की, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आने हैं अपने पास, 6 आने हैं। तो CH2 होल पावर 5 और C डबल बॉन्ड OH। कैप्रोइक अम्ल। अब बहुलक बिल्कुल इजी तरीके से अपन बना सकते हैं। यहां से किसको रिमूव कर दोगे, H को, OH, H, OH। तो जैसे ही मैं H को हटाता हूं तो मेरे पास N पर एक बॉन्ड फ्री हो जाना है, N के आगे जुड़ा हुआ है CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, OH मैं हटा चुका हूं। अब इसके साथ कौन ऐड होगा, ये H हटाएंगे अपन तो N आ जाएगा, N पर एक H लगी हुई है, CH2 की होल 5, C डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया आपके पास नायलॉन 2, नायलॉन 6, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड आया यहां पे, एमाइड बंद आ रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, यह एक पॉलीएमाइड जैव निम्नीकृत बहुलक है जिसका निर्माण ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल के बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। तो बच्चों इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर चैप्टर में किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके है, कोई टॉपिक आपके नहीं समझ में आया है,
तो आप वो कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस टॉपिक को वापस आपको समझा सकूं, ठीक है। और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके बनते हैं आप उन पर काम कीजिए, उन्हें बनाइए। अभ्यास प्रश्न आपको दिए हुए उनको हल कीजिए। किसी प्रकार की अगर आपके समस्या आ रही है तो आप मेरे को बताइए ताकि मैं उन अभ्यास प्रश्नों पे या टॉपिक क्वेश्चनों पर अलग से एक वीडियो और बना के डाल दूं या उन क्वेश्चनों को सोल्व करवा दूं आपको, अगर कोई समस्या लग रही है तो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप जिन जिन क्वेश्चनों में आपके प्रॉब्लम आ रही है, जो आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को लिख के आप कमेंट में या व्हाट्सएप के थ्रू स्कूल तक ये सूचना पहुंचाइए। दोनों ही चैप्टरों में, जो कि अपने दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो दोनों ही चैप्टरों में अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई समस्या बचती है या कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी प्रकार कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से वो सूचना स्कूल तक पहुंचाइए ताकि मैं उन पर आगे की क्लास और बना सकूं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो बच्चों ये काम आप आज या कल में कर लीजिए ताकि उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपके रहती है तो वो अपन यहीं समाप्त कर सके। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।